नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूं आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। साथियों, हम क्वेश्चन पेपर की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड का जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 23 तक हमने सॉल्व कर लिया, अब स्टार्ट करेंगे 24 क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूंगी कि आप वीडियो को लाइक करें और एक बार शेयर कर दें। सभी साथियों को अपने साथ जोड़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास समय सिर्फ 15 दिन का बचा है और हम अपनी तैयारी को प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि हमारी जो तैयारी है वो कौन से लेवल तक पहुंची है। ठीक है, चलिए जुड़िए जल्दी से और आप क्वेश्चन नंबर 24 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि AACR2 में एक व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। ठीक है, यानी AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि अलग प्रकार से बनाई जाती है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड के अनुसार और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार जो मेन एंट्री बनती है वो अलग प्रकार से बनती है। यहाँ पूछा है कि कोई व्यावसायिक प्रकाशक के द्वारा अगर कोई क्रमिक प्रकाशन दिया है तो उसके लिए जो मेन एंट्री बनाएंगे वो किस प्रकार से बनेगी, यानी किसके अनुसार बनेगी। देखिए, जब भी किसी पुस्तक का लेखक दिया होता है, यानी अगर लेखक है तो मेन एंट्री हमेशा मेन एंट्री के हेडिंग सेक्शन में यानी शीर्षक अनुच्छेद में हम लेखक के अनुसार मेन एंट्री बनाते हैं। ठीक है, यानी शीर्षक अनुच्छेद में जो हम लिखते हैं वो लेखक का नाम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लेखक नहीं है, वो उस क्रमिक प्रकाशन को किसी व्यावसायिक प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो वहां मेन एंट्री जो बनेगी वो किसके अनुसार बनेगी, ये यहाँ पूछा है। ठीक है, यानी निगमित निकाय के अनुसार, कॉर्पोरेट बॉडी के अनुसार, या फिर शीर्षक के अनुसार। सी जो ऑप्शन है वो संपादक यानी एडिटर के अनुसार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से मुझे आंसर रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट होगा, यानी टाइटल के अनुसार यहाँ मेन एंट्री बनाई जाएगी। जब भी किसी व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा कोई क्रमिक प्रकाशन होता है तो उसकी मेन एंट्री हमेशा उस व्यावसायिक प्रकाशक के नाम से नहीं बनाई जाती है, शीर्षक से बनाई जाती है। यानी जो वो प्रकाशन हुआ है, जिस भी पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, उसमें जो शीर्षक दिया हुआ होता है उस शीर्षक के अनुसार यहाँ मेन एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, डिटेल में मैंने आपको AACR2 और CCC के अनुसार जो मेन एंट्री बनाई जाती है वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको करा दिया है। तो यहाँ अपन ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी स्पीड में चल के अपना ये पूरा पेपर जल्दी से सॉल्व करना है। उसके बाद में हमें RPSC के द्वारा लिए गए और भी एग्जाम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा मोटिव है कि हम जल्दी जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जल्दी कर लें, कवर करें और उसमें थोड़ा एनालिसिस करें कि हम किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से आप रीड करिए और आंसर उसका मुझे रिप्लाई करिए। देखिए, द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में सी क्या प्रदर्शित करता है, जल्दी से बताइए। आप आंसर मुझे जल्दी से रिप्लाई करिए कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से आपने ये पढ़ा होगा, तो आप जल्दी से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, जी आंसर दीजिए जल्दी से। द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति यानी CC कॉलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की एक पद्धति है। कॉलन क्लासिफिकेशन के अनुसार आपको मालूम है कि उसके अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में, यानी एक किताब का बुक नंबर होता है, ठीक है, उसके जो फॉर्मूला है बुक नंबर बनाने का वो यहाँ आपको दिया है, पूरा नंबर आपको यहाँ पे दिया है फॉर्मूले में। ठीक है,
तो यहाँ पूछा है कि सी जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है। सी, जब भी एक पक्ष सूत्र दिया होता है, परिसूत्र दिया होता है, यानी एक यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया है जिसके द्वारा बुक नंबर बनाया जाता है, ठीक है, ग्रंथांक नंबर। तो यहाँ ये पूछा है कि ये जो सी है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इनमें से आप बताइए। देखिए C4 क्लास नंबर क्या वर्ग संख्या होती है, या फिर कॉपी नंबर प्रति संख्या होती है, या फिर कलेक्शन नंबर यानी संग्रहण संख्या होती है, या फिर क्रिटिसिज्म ऑफ बुक यानी पुस्तक आलोचना। ये यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए थे और चारों ऑप्शन में आपको थोड़ा सा घुमाया होगा अगर किसी बच्चे ने इसे ढंग से नहीं किया होगा। यानी ठीक है, सी है तो C4 क्लास नंबर या फिर कॉपी नंबर या फिर कलेक्शन नंबर, इस तरीके से अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो वो जरूर यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति में होगा, क्योंकि यहाँ तो सारे ही जो नंबर दिए हैं वो सी से स्टार्ट है। समझ रहे मेरी बात को? तो आपको बताना है कि यहाँ सी जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए मैं आपको यहाँ आंसर टिक करूंगी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। C4 कॉपी नंबर यानी प्रति संख्या, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं उसे आपको इस तरीके से लिख रही हूं जिसके आगे मैं यहाँ पे आपको बता पाऊं, या फिर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी में मैं आपको मुंह से बोलकर बता रही हूँ जिससे आपका टाइम कंज्यूमिंग कम हो, ठीक है। चलिए हमें स्पीड में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो हम इतना देखेंगे कि क्योंकि मैंने पहले ये ग्रंथांक जो संख्या होती है उसे बनाने के लिए जो सूत्र दिया है वो पूरा मैंने एक बार एक्सप्लेन कर लिया पिछली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ अपन दोबारा से उसे नहीं दोहराएंगे, बस मैं आपको इतना बताऊंगी L4 जो है वो लैंग्वेज नंबर होता है, भाषा अंक, ठीक है। F मतलब फॉरम नंबर, F4 फॉरम नंबर यानी रूप अंक हम बोल सकते हैं, ठीक है। Y4 ईयर से आप समझ पा रहे हैं, यानी ईयर ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन वर्ष जो है वो यहाँ बाई दर्शा रहा है, ठीक है। A4 एक्सेशन नंबर, ठीक है, परिग्रहण संख्या जो है वो A दर्शाता है। V जो है, V यहाँ क्या है, वॉल्यूम नंबर यानी खंड संख्या, ठीक है। S क्या है, सप्लीमेंट नंबर, पूरक संख्या जिसे बोल रहे हैं, ठीक है। और C4 कॉपी नंबर जिसे प्रति संख्या कह रहे हैं, और EVN या फिर इसी का नाम हम दें तो CR यानी क्रिटिसिज्म नंबर जो है वो होता है, एवेल्युएशन नंबर बोलो या फिर क्रिटिसिज्म नंबर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ EVN से भी प्रदर्शित कर सकते हैं इसे और CR से भी कर सकते हैं। आपको देखिए थोड़ा सा यहाँ इतना कंसंट्रेशन करना है, इनका आपको अगर मतलब पता चल गया कि L क्या इंडिकेट कर रहा है, F क्या कर रहा है, इस प्रकार से अगर आपको मालूम चल गया तो आप इनके बीच में जो सिंबल्स यूज किए हैं उनको आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सही ग्रंथांक निर्मित करने का सही परिसूत्र क्या होगा। उसमें आपको LFYA के बाद हो सकता है सेमीकोलन लगा दे या फिर हो सकता है कॉमा लगा दे, जो आप थोड़ा सा नहीं ध्यान दे पाए। आपको ध्यान रखना है कि ये जो 4 हैं LFYA यानी लैंग्वेज, फॉरम, ईयर और एक्सेशन, इसके बाद में डॉट लगाया जाता है, ठीक है। डॉट के बाद में B लिखा, B के बाद में डैश लगाया, ठीक है। उसके बाद S यानी सप्लीमेंट नंबर लिखा, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर कॉपी नंबर लिखा और फिर उसके बाद कॉलन लगाकर क्रिटिसिज्म नंबर लिखा। यानी ये जो यहाँ सिंबल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो आप उसे गलत नहीं करना। मैं फिर से बार बार आपको बोल रही हूँ, थोड़ा ध्यान से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ओपैक का पूर्ण नाम है, फुल फॉर्म ऑफ ओपैक, ओपैक की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से आप बताइए अपना टाइम। देखिए यहाँ ए जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, ऑनलाइन प्राइवेट एक्सेस कैटलॉग, कमेंट बॉक्स में जल्दी रिप्लाई करिए। बी क्या कह रहा है, ऑफलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग या फिर ऑनलाइन पर्सनल एक्सेस कैटलॉग या फिर ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओपैक जो है वो
क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा ऑनलाइन, ओ फॉर ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहां जो इसका नाम है वो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ हमारा राइट होगा। ये क्या होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी ओपेक जो है वो क्या है? ये ओपेक को हम रियल टाइम इंटरैक्टिव रिट्राइवल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, रियल टाइम इंटरैक्टिव रिट्राइवल सिस्टम, आप इसे ध्यान रखना। देखिए, रियल टाइम इंटरैक्टिव रिट्राइवल सिस्टम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले, तो अभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि रिपीटेशन हमेशा चलता है, ठीक है ना। तो ओपेक जो है वो रियल टाइम इंटरैक्टिव रिट्राइवल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस शब्द को भी आप ध्यान रखें। जब भी हमें मशीन पठनीय स्वरूप में ग्रंथ सूची डेटा को प्रदान करना होता है तो हम ओपेक की सहायता लेते हैं, यानी डिजिटल स्वरूप में ये सुविधा प्रदान करता है ओपेक, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन मोड में डिजिटल रूप में हमें सुविधा प्रदान करना या फिर सेवा प्रदान करना, ठीक है। पब्लिक यानी पब्लिक से डायरेक्ट एक्सेस करता है, ठीक है ना। इसका अर्थ ही आप समझ सकते हैं, उसी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। कैटलॉग यानी सूची, ठीक है ना, क्लियर हुआ। जब भी किसी सूची को ऑनलाइन रूप में पब्लिक से एक्सेस करना है तो हम ओपेक का नाम लेते हैं, क्लियर हुआ। मेरे ख्याल से आप सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, तो आप आगे बढ़े। यहाँ पे आपने टिक कर दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका पूरा नाम होगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, तो क्वेश्चन नंबर 27, चलिए, वर्तमान में ISBN अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या क्या पूछा है? ISBN में कितने संख्यांक होते हैं? यहां हम सिर्फ इतना बताएंगे कि आप इसमें से आंसर दें कि प्रेजेंट टाइम में ISBN के कितने संख्यांक होते हैं। आप सभी को पता है कि पहले ISBN 10 अंकों का हुआ करता था, लेकिन जनवरी 2007 से ISBN को 13 अंकों का कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। तो आप जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, कर पाएंगे अब? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। 13 अंकों के ISBN के 5 भाग बताए थे, मैंने पहले भी क्वेश्चन में डिटेल से आपको समझाया हुआ है, आप बैक वीडियो जाके देख सकते हैं तो आप उसे समझ पाएंगे पूरा। उसमें मैंने बताया था ISBN की शुरुआत कब से हुई, कौन से वर्ष से, किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, और इसका 10 अंकों का नाम कब पड़ा, और फिर उसके बाद इसे 13 अंकों का कब दिया गया था, ठीक है। ISBN प्रदान करने वाली एजेंसी कौन है वो भी आप मुझे बताइए कि भारत में ISBN को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। ISSN प्रदान करने वाली अलग से एक एजेंसी होती है और ISBN प्रदान करने वाली अलग से एक एजेंसी होती है, यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा यहाँ भारत में ISBN संख्या प्रदान की जाती है, ठीक है। 13 अंकों का ISBN होता है प्रेजेंट टाइम में, यानी एक पुस्तक संख्या जो होती है वो 13 अंकों की होती है, और वो उस 13 अंकों के ISBN को 5 भागों में विभाजित भी किया था, ठीक है। और वो 5 भाग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कितने अंकों का होता है कौन सा पार्ट। तो आप ध्यान रखना, चेक डिजिट यहाँ सिर्फ 1 नंबर का होता है, क्लियर हुआ। बताइए आप सभी को क्लियर हो पाया या नहीं? आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। सूची जिनमें कुछ प्रविष्टियां संख्या में और कुछ प्रविष्टियां शब्दों में होती हैं, ऐसी सूची को SR रंगनाथन के क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार क्या कहा जाता है? ये यहाँ पूछा है कि व्हाट इज नोन
when a catalog in which some entries are in number and some entries are word. ठीक है, as per the CCC यानी classified catalog code with additional register for dictionary catalog code of SR रंगनाथन. ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनको आप देखकर तुरंत से बता पाएंगे कि यहाँ जो है वो क्या पूछा गया है। यानी वह सूची जिसमें कुछ प्रविष्टियां संख्या में दी हुई होती हैं और कुछ प्रविष्टियां शब्दों में दी हुई होती हैं, तो SR रंगनाथन के क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार उस प्रविष्टि को क्या कहा जाता है, उस सूची को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ आंसर रिप्लाई करना है। ऐसी सूची को हम यहाँ जो आंसर देंगे वो ऑप्शन नंबर बी देंगे, वर्गीकृत सूची यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कहा जाएगा। ठीक है, बताइए, जब भी किसी सूची में प्रविष्टियां, कुछ प्रविष्टियां संख्या में और कुछ प्रविष्टियां शब्दों में दी हुई होती हैं, तो ऐसी सूची को SR रंगनाथन की क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार वर्गीकृत सूची यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कहा जाता है। ठीक है, ऐसी सूची में विषय के आधार पर पुस्तकालय के संग्रह को व्यवस्थित किया जाता है, यानी पुस्तकालय में जितना भी कलेक्शन दिया हुआ है उसे हम सब्जेक्ट के अनुसार अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि वर्गीकृत सूची में ऐसी प्रविष्टियां दी हुई होती हैं। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड AACR 2 का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? यहाँ आपको ज्यादा नहीं सोचना, जल्दी से आपको आंसर करना है। ठीक है, यहाँ इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1967, 1968, 1977 और 1978। यहाँ जो पूछा है वो है AACR 2, यानी एक तो था AACR 1, एक था AACR 2 और एक था AACR 2 का रिवाइज्ड एडिशन। ठीक है, इन तीनों का जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करें कि इनकी पब्लिकेशन वर्ष जो है वो क्या होगी, पब्लिश्ड ईयर। ठीक है, कब प्रकाशित हुए थे ये, जल्दी से बताइए। क्लास को शेयर करिए जिससे सारे स्टूडेंट्स आपसे हमसे जुड़ सके और हमारे इस सेशन में इंटरेस्टेड के साथ पढ़ सकें। ठीक है, AACR 1 जो है वो 1967 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हम चर्चा करें तो AACR 2 जो है वो 1978 में, और AACR 2 का रिवाइज्ड एडिशन जो है वो 1988 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 4 तरह की प्रविष्टियां मुख्य रूप से AACR 2 के अनुसार बनाई जाती हैं, जिनमें हम नाम लें तो मुख्य प्रविष्टि, इतर प्रविष्टि, संदर्भ प्रविष्टि और विश्लेषिक प्रविष्टि। ठीक है, मैं थोड़ा नाम ले रही हूं, मुख्य प्रविष्टि, इतर प्रविष्टि यानी एडेड एंट्री, संदर्भ प्रविष्टि यानी रेफरेंस एंट्री, और एक होता है विश्लेषिक प्रविष्टि। ठीक है, यानी एनालिटिकल एंट्री। क्लियर हुआ? ये 4 प्रकार की प्रविष्टियां मुख्य रूप से AACR 2 के अनुसार बनाई जाती हैं। क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़े, 29 क्वेश्चन तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो पाया होगा। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बताइए, किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है? देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो दी है उसे आप ढंग से समझना, तो आप जल्दी से इनमें चारों ऑप्शंस को देख के आप टिक कर पाएंगे कि क्या कह रहा है। देखिए, जब भी किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन यानी कुछ पर्याप्त परिवर्तन करके उस या फिर अतिरिक्त पाठ्य सामग्री जोड़कर उसका प्रकाशन दोबारा से किया जाए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? पुनः मुद्रण यानी रीप्रिंट कहते हैं, या फिर मल्टी वॉल्यूम बुक कहते हैं यानी बहुखंड पुस्तक कहते हैं, या फिर संस्करण कहते हैं, या फिर अनुवादित पुस्तक कहते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, कॉलन क्लासिफिकेशन नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की थी सबसे पहले इन्होंने 1933 में। किसके द्वारा? SR रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, इसी कॉलन क्लासिफिकेशन को जब 1933 में प्रकाशित किया था तो उसमें उसके कुछ समय बाद उन्होंने उसे देखा तो उसमें कुछ कमियां नजर आई। अब उन कमियों को पूरा करके उन्होंने इसका दूसरा एडिशन निकाला था। कब? वर्ष 1939 में, है ना।
सीसी के अब तक 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तो 7 संस्करण जो प्रकाशित हुए उनमें कुछ ना कुछ बदलाव करके प्रकाशित किए गए। यानी जब वर्ष 1933 में प्रकाशित किया था तो उसमें जो कंटेंट था उसमें कुछ और एक्स्ट्रा जोड़कर उन्होंने उसे 1933 में दूसरे संस्करण के रूप में प्रकाशित किया। तो हमने क्या बोला था कि अब तक सीसी के कितने एडिशन प्रकाशित हुए, यानी संस्करण नाम हम दे रहे हैं। तो ऑप्शन आप टिक कर पाएंगे ना, ऑप्शन नंबर सी संस्करण। जब भी किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन यानी कुछ पर्याप्त परिवर्तन करके या फिर अन्य पाठ्य सामग्री जोड़कर जब भी हम उसे एक दोबारा से प्रकाशित करते हैं तो उसे हम संस्करण के नाम से जानते हैं, एडिशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ ज्यादा आपको सोचना नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स पुनः मुद्रण पर टिक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ नहीं संस्करण पर टिक करना है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने दिमाग में रखिए, जैसे सीसी है, डीडीसी है, इनके क्या अलग अलग प्रकाशन हुए हैं, तो कुछ अलग से पाठ्य सामग्री जोड़कर किए गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 31, द्विबंधु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसमें संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं और उन ऑप्शंस में आप पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए, अंतः पंक्ति दशा संबंध किस काम आते हैं? इंट्रा एरे फेज रिलेशन, ये जो संबंध है वो किन दो चीजों को प्रदर्शित करता है? ठीक है, ये यहाँ पूछा है, यानी दो मुख्य वर्गों को, दो मेन क्लासेस को, या फिर एक मुख्य वर्ग के एक पक्ष के दो पंक्ति संख्याएं। ठीक है, यहां जो पूछा है एरे नाम दिया है ना, कि यानी इंट्रा एरे फेज रिलेशन, ये यहाँ एक संबंध दिया है इंट्रा एरे फेज रिलेशन, जो पूछा है कि किसके बीच संबंध प्रदर्शित करता है। तो देखिए, जब भी कोई एक मेन क्लास होती है, उस एक मेन क्लास के एक ही पक्ष के यानी एक ही फैसेट के दो पंक्तियों में यानी कि दो एरे में संबंध दर्शाने वाली दशा संबंधों को हम अंतः पंक्ति दशा संबंध बोलते हैं। यानी वो जो संबंध प्रदर्शित करता है वो एक ही मुख्य वर्ग की एक ही पक्ष के दो पंक्ति संख्याओं को यानी दो एरे के बीच में वो संबंध प्रदर्शित करता है। ऐसे दशा संबंधों को हम अंतः पंक्ति दशा संबंध के नाम से जानते हैं। क्लियर हो पाया यहां तक? चलिए आगे बढ़े। ये जो दशा संबंध है मैंने आपको पूरे बता दिए थे कि 6 प्रकार के दशा संबंध जनरली आते हैं और पूछे भी जाते हैं। उनमें फिर उनके जो जिनसे वो डिनोट किए जाते हैं ना, यानी इंट्रा एरे में किस नंबर से डिनोट कर रहे हैं, इंट्रा फैसेट में किस संख्या से उसे डिनोट कर रहे हैं, ये सारी मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप बैक करके उसे पूरा देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम समय अपना खराब नहीं करेंगे। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है? Which of the following is not a documentary information sources? यानी प्रलेखीय सूचना स्रोत कौन से होते हैं जिनमें सूचनाएं मुद्रित स्वरूप में यानी लिखित स्वरूप में हमें मिलती हैं, उनको हम प्रलेखीय सूचना स्रोत कहते हैं। प्रलेखीय सूचना स्रोत और एक होता है अप्रलेखीय यानी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, जिसमें सूचना हमें मुद्रित स्वरूप में नहीं मिलती। क्लियर हुआ? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है वो शोध विनिबंध यानी रिसर्च मोनोग्राफ्स बोल रहा है, दूसरा है शोध प्रतिवेदन यानी रिसर्च रिपोर्ट्स, तीसरा सम्मेलन पत्र, चौथा है यूनिवर्सिटी। यहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो प्रलेखीय सूचना स्रोतों की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ हमसे यही पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक है जो प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं होगी। ठीक है, बाकी ये जो है वो शोध विनिबंध, शोध प्रतिवेदन, सम्मेलन पत्र, ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं यानी प्रलेखीय सूचना स्रोतों की श्रेणी में आते हैं, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंतर्गत
इनको शामिल किया जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए, यह किसका कथन है कि संदर्भ सेवा पाठक एवं उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। यानी संदर्भ सेवा को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग रूप में परिभाषित किया था। यहाँ भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। यानी मार्गरेट हचिंस ने संदर्भ सेवा को एक अलग से परिभाषा देकर परिभाषित किया था, और एसआर रंगनाथन ने एक अलग परिभाषा दी थी, जेम्स आई वायर ने अलग दी थी, और जोसेफ जोनेस ने अलग दी थी। और भी कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने संदर्भ सेवा को अलग अलग परिभाषाओं में परिभाषित किया था। ठीक है, यहाँ जो पूछा है वो ये पूछा है कि संदर्भ सेवा पाठक और उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप में संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया होती है, वो जो दिया, इनमें से आप बताइए ये परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने संदर्भ सेवा को इस परिभाषा से परिभाषित किया था। ठीक है, ये जो परिभाषा दी थी उन्होंने एसआर रंगनाथन ने ये कहा था कि संदर्भ सेवा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठक और उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप में संपर्क स्थापित करती है। ठीक है, वर्ष 1876 में सैमुअल स्वेटग्रीन नाम के एक व्यक्ति थे, सैमुअल स्वेटग्रीन। इन्होंने सबसे पहले संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा के रूप में प्रस्तुत किया था। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, इस फैक्ट को आप ध्यान रखना कि 1876 में उन्होंने, किसने? सैमुअल स्वेटग्रीन ने। ये पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ जो परिभाषा पूछी है वो एसआर रंगनाथन के द्वारा दी गई थी, वो पूछी है। जरूरी नहीं है यहाँ यही रिपीट हो। सैमुअल स्वेटग्रीन ने उसे कब व्यक्तिगत रूप में दिया था? तो 1876 में उन्होंने व्यक्तिगत रूप में परिभाषित किया था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। आप रीड करिए जल्दी से कि शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख को क्या कहते हैं? आप जल्दी बताइए इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शंस जो यहाँ दिए हैं वो एक है संदर्भ स्रोत यानी रेफरेंस सोर्स, या फिर द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्स, और थर्ड जो ऑप्शन है वो प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स, या फिर टर्शियरी सोर्स। कौन सा होगा? आप जल्दी से आंसर रिप्लाई करिए, बोलिए। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख क्या कहलाता है? बताइए कौन से स्रोत की श्रेणी में आता है? जब भी शोध पत्रिका में कोई लेख प्रकाशित किया जा रहा है तो उसे हम कौन से सोर्स की श्रेणी में रखेंगे? यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, प्राथमिक सूचना स्रोत कौन से होते हैं? जिसमें नवीन ज्ञान प्रदर्शित किया जाए, यानी इनमें जो सूचना दी हुई होती है उसे पहली बार प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ऐसे सूचना स्रोतों को प्राथमिक सूचना स्रोतों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम कुछ अगर इसके एग्जाम्पल भी बताएं तो जैसे निबंध है, अगर उसे हम पहली बार प्रकाशित कर रहे हैं तो प्राथमिक सूचना स्रोतों की श्रेणी में आता है। ठीक है, एक पत्रिका है, जब भी मैगजीन्स प्रकाशित होती हैं तो वो प्राइमरी सोर्सेज की श्रेणी में आती हैं। प्रतिवेदन है, एकस्व है, व्यापार साहित्य है, ये सभी जो हैं वो प्राइमरी सोर्सेज की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से ये सारे आपने पढ़े होंगे कि सूचना स्रोतों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में। ठीक है, और इन प्राथमिक में कौन कौन से सूचना स्रोत आते हैं, द्वितीयक में कौन कौन से आते हैं, तृतीयक में कौन कौन से आते हैं, इनको आप पूरा कंसंट्रेट होके एक बार ध्यान से पढ़ लेना। मैंने पढ़ाया भी है पीछे। ठीक है, तो इनको आप एक बार पूरा पढ़ लेना। जितने एग्जाम्पल्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से पूछे गए हैं वो मैंने आपको बार बार बोलकर याद करवाए थे कि हाँ ये जो है
वो प्राइमरी से पूछे गए हैं, सेकेंडरी से पूछे गए हैं और टर्सरी से पूछे गए हैं। आपको ये फिर से देखने को मिल सकते हैं, तो एक बार आप इनको ध्यान से कर लेना, ठीक है ना। आगे बढ़े, इसका आंसर आपने दे ही दिया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ राइट होगा। चलिए आगे बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 35 बताइए, पढ़िए। इंडिया हु इज हु, इंडिया हु इज हु यानी इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, इंडिया हु इज हु, ठीक है। ये नई दिल्ली इन्फा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो किस प्रकार का सूचना स्रोत है ये पूछा है। आ गया फिर से एक सूचना स्रोत का क्वेश्चन, जिसमें क्या है, ये भौगोलिक स्रोत होता है या फिर जीवनी स्रोत होता है या शोध प्रतिवेदन होता है या सम्मेलन कार्यवाही होता है। जल्दी से आप आंसर रिप्लाई करिए कि इंडिया हुज हु जो है वो क्या है। इन्फा पब्लिकेशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है, जो किस प्रकार के सूचना स्रोतों की श्रेणी में आता है, बताइए जी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ राइट होगा, यानी जीवनी स्रोत, बायोग्राफिकल सोर्सेस, ठीक है। बायोग्राफी सोर्सेस के अंतर्गत ये शामिल किया जाता है, ठीक है। यानी ऐसे सूचना स्रोत जो बायोग्राफी के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें एक इंडिया हुज हु नाम से एक प्रकाशन किया था, जिसे इन्फा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसका पहला जो संस्करण था उसे वर्ष 1969 में प्रकाशित किया गया, इसे याद रखना पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्ष 1969 में 1969 में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। जब भी बायोग्राफी सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें हमारे भारत की प्रमुख हस्तियों के जीवनी के बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है। इसके जो संपादक थे वो इंद्रजीत थे। क्लियर हो पाया आपको? ये थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लेते चलना। या इंडिया हु इज हु को नई दिल्ली के द्वारा नई दिल्ली इन्फा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो जीवनी स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 को और मुझे आंसर रिप्लाई करिए कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी INB, बोलिए जल्दी। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दिखने चाहिए, जिससे मुझे लगे कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी INB, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ कुछ पुस्तकालय दिए गए हैं, देखिए, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा, या फिर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खड़गपुर द्वारा, या फिर अन्ना शताब्दी पुस्तकालय चेन्नई द्वारा, या फिर दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली द्वारा। जल्दी से बताइए कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को किस लाइब्रेरी के द्वारा यानी किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है, इसके द्वारा INB का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि यहाँ हमने ऑप्शन नंबर ए जो राइट क्यों किया, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा ही INB का प्रकाशन होता है, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 37, रीड करिए और जल्दी आंसर रिप्लाई करिए। बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची जिसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से आप टिक करिए जल्दी कौन सा है। एक पॉल ऑटलेट है, एक कॉनरेड गैसनर है, एक JC ब्रेनेट है और एक AC फॉस्केट है। बोलिए जल्दी।
ग्रंथ सूची क्या होती है, समझते हैं क्या विद्यार्थी इसके बारे में कि ग्रंथ सूची होती क्या है? बताइए जल्दी से। बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची क्या होती है? ऐसे ग्रंथ जो किसी एक विषय से संबंधित हो या फिर किसी एक ही समय में प्रकाशित हुए हों, उन सभी प्रकाशन को एक स्थान पर दिया हुआ होता है, उसे हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, यानी एक ही स्थान पर एक समय पर एक विषय से रिलेटेड जितने ग्रंथ प्रकाशित हुए होते हैं उन्हें हम बिब्लियोग्राफी में संयोजित करके रखते हैं। ठीक है, और बिब्लियोग्राफी के जनक के रूप में कॉनरेड गैसनर को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ राइट होगा, यानी कॉनरेड गैसनर को बिब्लियोग्राफी, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो पाया आप सभी को? और बिब्लियोग्राफी मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है, किस प्रकार की ग्रंथ सूची होती है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा ई स्रोत नहीं है? ई स्रोत यानी इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस, ई सोर्सेस इनमें से कौन सा एक नहीं है, ये पूछा है। ई मैगजीन या फिर संदर्भ डेटाबेस या मल्टीमीडिया उत्पाद या हस्तलिपि मैन्युस्क्रिप्ट। बताइए, आप तुरंत से आंसर दे पाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। हस्तलिपि, हस्तलिपि क्या होती है? यानी हाथ से लिखी गई, हाथ से लिखी गई। यहां क्या पूछा है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज जो हमें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए गए हों, ठीक है, यानी किसी कंप्यूटर के जरिए या फिर किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के जरिए जो भी सोर्सेज हमें ऑनलाइन रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सा एक नहीं है। हस्तलिपि जो है वो हाथ से लिखी गई होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? हस्तलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की श्रेणी में नहीं आते हैं। बाकी ये सभी इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की श्रेणी में आते हैं, जैसे मल्टीमीडिया उत्पाद हो गए, संदर्भ डेटाबेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन्स हो गई, ये सभी ई रिसोर्सेज की श्रेणी में आती हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी, सारकरण पत्रिकाएं किस तरह का स्रोत है? सारकरण पत्रिकाएं जिन्हें एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल्स के नाम से, किनको? सारकरण पत्रिकाओं को। ये किस प्रकार के स्रोत होते हैं ये पूछा है, किस तरह के सोर्सेज हैं, यानी प्राथमिक स्रोत होते हैं या फिर द्वितीयक स्रोत होते हैं या तृतीयक होते हैं या फिर अभ्यास संहिता होते हैं। देखिए, प्रलेखीय सूचना स्रोतों को, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को, प्रलेखीय सूचना स्रोतों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी थी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत की श्रेणी में इन्हें विभाजित किया था। यहां पूछा है कि सारकरण पत्रिकाएं कौन से स्रोत में शामिल हैं। जल्दी से आप आंसर दें। प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं? जिनमें नवीन सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, और उनके एग्जाम्पल्स भी हमने जाने थे। द्वितीयक स्रोत कौन से होते हैं? द्वितीयक स्रोतों में उन आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकाशित और अप्रकाशित होते हैं, यानी प्रकाशन हुआ होता है, उनका प्रकाशन जो है वो पहले ही किया जा चुका होता है। यानी प्राइमरी प्रलेख तक पहुंचने के लिए जो सोर्सेज होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी सोर्सेज के रूप में भी जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक स्रोत होगा, सेकेंडरी सोर्सेज, यानी सारकरण पत्रिकाएं, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल्स जो हैं वो द्वितीयक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल्स के रूप में इनको जानूं तो विश्वकोश, शब्दकोश, हैंडबुक, तालिका, ये सभी यानी टेबल्स, ये सभी जो हैं वो इन स्रोतों की श्रेणी में आती हैं जिसमें
सारकरण सेवाएं मुख्य रूप से सारकरण सेवाएं, अनुक्रमणीकरण सेवाएं, ठीक है, इनको भी मुख्य रूप से, या फिर प्रगति की समीक्षा या फिर संदर्भ। देखिए संदर्भ पुस्तक कौन कौन सी होती हैं, जैसे विश्वकोश है, शब्दकोश है, हैंडबुक है, टेबल्स है, यानी इस प्रकार की जो संदर्भ स्रोत होते हैं उनके जरिए हमें ये सूचनाएं मिल सकती हैं, तो इनको हम कहते हैं द्वितीयक स्रोतों की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ कुछ आपको संस्थाएं दिख रही हैं। एक है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। देखिए इनको आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, INSDOC, इंसडॉक, पढ़ा है आपने, ठीक है। एक है मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, ठीक है। एक है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT, एक है प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग न्यू दिल्ली। अब आप इनमें से आंसर रिप्लाई करिए कि कौन सा होगा। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका प्रकाशन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ राइट आंसर होगा। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल जो है वो एक वार्षिक संदर्भ विवरण के रूप में होता है, जिसका प्रकाशन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाला एक विवरण होता है जो देश में विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति का एक विस्तृत विवरण होता है, ठीक है। यानी हमारे देश में क्या क्या चीजें हम आगे बढ़ रहे हैं, किन किन विभागों में हम किन किन चीजों को उपलब्ध कर रहे हैं, इस प्रकार की जो जानकारी होती है वो इंडिया ए रेफरेंस एनुअल में दी गई होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बोलें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1953 में, जो याद रखने वाला फैक्ट है, ठीक है। 1953 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति का एक विस्तृत विवरण प्रकाशित किया जाता है इंडिया ए रेफरेंस एनुअल के द्वारा, जो एक वार्षिकी संदर्भ विवरण के रूप में होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ दिया है खाली स्थान दिया है जिसमें आपको इन शब्दों में से एक शब्द भरना है और पूछा है कि पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है, यानी पुस्तक की विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद, यानी किस चिन्ह से विषय से रिलेटेड जानकारी मिलती है, पुस्तक के विषय से रिलेटेड। तो यहाँ आपको इनमें से बताना है बुक नंबर से, या फिर लोकेशन कोड से, या वर्ग संख्या से, या कलेक्शन कोड से। आपको इनमें से जल्दी से आंसर देना है कि कौन सा होगा, बताइए। देखिए कॉल नंबर क्रमांक संख्या एक होती है, पहले भी बता चुकी हूं, एक बार फिर से बहुत जल्दी स्पीड में आपको बता रही हूं। क्रमांक संख्या जिसे हम कॉल नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था क्रमांक संख्या को। कौन कौन से में? एक था क्लास नंबर जिसे वर्ग संख्या बोल रहे हैं, एक था बुक नंबर जिसे पुस्तक संख्या बोल रहे हैं, और एक था कलेक्शन नंबर जिसे संग्रहण संख्या बोल रहे हैं, ठीक है। कलेक्शन नंबर जिसे हम संग्रहण संख्या बोलते हैं। अब इनमें से देखिए क्लास नंबर जो इंडिकेट करता है वो पुस्तक के विषय को दर्शाता है, यानी अगर बुक का सब्जेक्ट हमें मालूम करना है तो वह हम क्लास नंबर से मालूम करेंगे, ठीक है। बुक नंबर से क्या दिखाता है? पुस्तक का आकार,
अगर पुस्तक के आकार के बारे में हमें जानकारी लेनी है, पुस्तक के आकार को दर्शाता है क्या? बुक नंबर, ठीक है। और कलेक्शन नंबर क्या दर्शाता है? संग्रह को, यानी कलेक्शन को दर्शाता है कलेक्शन नंबर, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्रमांक संख्या के 3 पार्ट्स बताए थे और वो तीनों पार्ट्स इस प्रकार से हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ जो है वो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज से ही घुमाया है, यानी पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद क्या होता है, तो वो होता है वर्ग संख्या, ऑप्शन नंबर सी। क्लास नंबर, यानी अगर हमें पुस्तक के विषय के बारे में जानकारी लेनी है तो वो वर्ग संख्या से निर्देशित होता है, वर्ग संख्या से उसे इंडिकेट करते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजन की पहचान करें जो कि ये है। यानी कुछ लाइब्रेरी एसोसिएशन आपको दिए हैं, मुझे जिस प्रकार से ऑप्शन में दिख रहा है मैं आपको बता पा रही हूं कि यहाँ कुछ लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम दिए हैं, जैसे कि ये हैं, ठीक है, और उनके साथ में देश के नाम जोड़े गए हैं। यानी यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ यूनाइटेड किंगडम है, एक यूनाइटेड स्टेट्स है और एक भारत है। इस प्रकार से 4 संस्थाओं के नाम दिए हैं और 4 देशों के नाम आपको दिए हैं। इनमें पूछा है कि इनमें से एक गलत संयोजन दिया है, यानी उसे गलत उसके साथ में जोड़ा गया है। जैसे उस संस्था का नाम देश के नाम के साथ में गलत रूप में जोड़ा गया है किसी एक ऑप्शन में, वो हमें यहाँ इंडिकेट करना है। बताइए इसमें कौन सा होगा? देखिए, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, यानी सिलिप जो नाम है, सिलिप जो नाम है वो हमने पढ़ा था यूनाइटेड स्टेट्स से, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम के साथ में पढ़ा था हमने सिलिप को, तो आप बता पा रहे हैं कि ये तो यहाँ पे सही होगा। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, सिलिप जो संस्था है वो कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम की। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज हमने यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ी थी, ठीक है। ये संस्था भी हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की है, तो ये भी यहाँ सही होगा। एक है सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, ये हमारी भारत में है। सबको पता है कि सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस जो है वो इंडिया में है, तो यानी ये भी हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ का है? यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से जोड़ा है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम का नहीं है, ये कहाँ का है? अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका में एक संस्था है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। अमेरिका में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन नाम से, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ALA, जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी मेलविल डीवी के द्वारा, ठीक है। इस संस्था का ही ये जो है वो एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन को, यानी ALA के एक प्रमुख विभाग के रूप में पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1944 में। कहाँ पे? शिकागो में, ठीक है। क्लियर हो पाया आपको? शिकागो में की गई थी, इसलिए यहाँ जो ये ऑप्शन है ए नंबर, ये यहाँ राइट होगा, क्योंकि ये गलत संयोजन पूछा है। यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन अमेरिका में है, ये ना कि यूनाइटेड किंगडम में। बताइए क्लियर हो पाया आप सभी को? मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप एनर्जी के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में यहाँ बैठ के पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ यूनाइटेड किंगडम के साथ में जो ये संयोजन दिया है ये यहाँ गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना अमेरिका के शिकागो में वर्ष 1944 में हुई थी पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन की, ठीक है। आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 43, सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु KWIC, इस प्रकार लिखिए इसे पहले,
KWIC यानी की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, इसका पूरा नाम होता है की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। क्लियर हुआ? इस शब्द को किसके द्वारा दिया गया था, ये यहां आपसे पूछा है, बताइए जल्दी से। कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट यानी सर्वप्रथम KWIC शब्द को किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। क्या टिक करोगे? यानी HP लोहान के द्वारा, या फिर D एज के द्वारा, या FW लैंकास्टर के द्वारा, या SR रंगनाथन के द्वारा? किसके द्वारा ये शब्द दिया गया था? एक अमेरिकी शोधकर्ता थे जिनका नाम अगर मैं कहूं तो HP लोहान। ठीक है, इन्होंने IBM के लिए कंप्यूटर विज्ञान और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख शोध किए थे। HP लोहान ने, इनके द्वारा ही इस क्विक नाम को दिया गया था। सबसे पहले क्विक नाम को HP लोहान के द्वारा ही दिया गया था, जो कि एक अमेरिकी शोधकर्ता थे। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान में और पुस्तकालय लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में इन्होंने बहुत से शोध किए, जिसमें सबसे पहले मैं कहूं तो क्विक का नाम HP लोहान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है, ये आपको यहां बताना है। यानी इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। A, B, C और D, इसमें क्या क्या दिया है? भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, इसे इस प्रकार लिखिए, फिर से बोल रही हूं, INSDOC, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति ऐसे पढ़ने में होती है। अगर आप इस प्रकार से लिख लेते हो तो वो संस्थाएं आपको एकदम क्लियर रहती हैं। INSDOC या फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, या फिर हम कहें इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ये क्या है? आइजलिक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, या फिर ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। किसके द्वारा इस भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार को प्रकाशित किया जाता है? यानी ये एक पत्रिका है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार, ठीक है, जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? आइजलिक के द्वारा। आपने नाम भी सुना है, आइजलिक, इसके द्वारा इस पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ठीक है, सूचना विज्ञान के क्षेत्र में ये एक वार्षिक सारकरण पत्रिका के रूप में प्रकाशित की जाती है, वार्षिक सारकरण पत्रिका के रूप में, ध्यान रखना। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 45, एकस्व क्या है? व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट क्या है? जल्दी से टिक करिए। ऑप्शन है, किसी भी प्रयोजन के लिए सरकार से किया गया अनुबंध, या फिर पुस्तकालय का प्रलेख, या फिर आविष्कारकर्ता या उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार या उत्पाद के लिए सरकार से अनुबंध, या फिर प्रकाशनकर्ता एवं पुस्तकालय के मध्य अनुबंध। आप इनमें से बताइए कि यहाँ क्या होगा। एकस्व क्या है जिसे पेटेंट बोल रहे हैं? समझ पा रहे होंगे एकस्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ राइट होगा। यानी एकस्व जो है पेटेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये किसी देश के द्वारा आविष्कारकर्ता या उत्पादनकर्ता को उसके अनुसंधान को सार्वजनिक करने के बदले में जो अधिकार दिए गए होते हैं उनका एक समूह होता है जो निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। ठीक है, और अगर पूछे कि ये पेटेंट कब लागू किया गया था, कब पारित हुआ था, अगर ब्रिटिश काल की बात करें, ब्रिटिश काल की बात करें तो उस समय से ही इसे दिया जाता है। इसे उस समय 1856 में दिया गया था। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर हम कहें तो 1967 से इसे दिया जाता है। ठीक है,
पेटेंट कानून जो पारित किया गया था स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1967 में पारित किया गया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 46, रेफ्रेटिवनी जनरल क्या है? व्हाट इज रेफ्रेटिवनी जनरल? किस प्रकार की पत्रिका होती है ये? ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, एक है अनुक्रमणीकरण पत्रिका, एक है सारकरण पत्रिका, एक अनुवादित पत्रिका और एक अनुकृतिकरण। अनुक्रमणीकरण यानी इंडेक्शन, अनुकृतिकरण यानी रेप्रोग्राफिक। ठीक है, इनमें से आपको जल्दी से आंसर देना है कि ये किस प्रकार की पत्रिका है। रेफ्रेटिवनी जनरल जो है वो एक सारकरण पत्रिका के रूप में होती है, यानी एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल्स के रूप में होती है। ठीक है, जिसके द्वारा भिन्न भिन्न साहित्यों के प्रकाशन का सुव्यवस्थित विवरण प्रदान किया जाता है रेफ्रेटिवनी जनरल के द्वारा। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो साहित्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो साहित्य होते हैं उनका एक सुव्यवस्थित विवरण, अगर हम कहें एक सीक्वेंस में जो विवरण दिया हुआ होता है वो रेफ्रेटिवनी जनरल के अंदर दिया होता है। ठीक है, इंडेक्सिंग जनरल यानी अनुक्रमणीकरण पत्रिका और एक सारकरण पत्रिका, ये दोनों ही प्राथमिक स्रोतों तक पहुंचने के लिए एक कुंजी के रूप में काम करते हैं। ये वाली इंडेक्सिंग पीरियडिकल और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल दोनों ही प्राइमरी सोर्सेस तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 47, ये क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़िए। कैलिबर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालय की स्वचालन पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? आप बताइए। यानी कि कैलिबर जो है, कैलिबर नाम का एक प्रोग्राम है, कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यानी इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसे यहाँ पे पूछा है कि किसके द्वारा इस प्रोग्राम को आयोजित कराया जाता है। यहाँ कुछ संस्थाओं के नाम हैं, एक है डेलनेट, एक एग्रीनेट, एक कैलिबनेट, एक इन्फ्लिबनेट। किसके द्वारा इस प्रोग्राम को आयोजित कराया जाता है? ठीक है, जल्दी से बताइए। कैलिबर को आप कैलिबनेट से नहीं जोड़ें, मैं आपको फिर से बोल रही हूं, कैलिबर नाम के प्रोग्राम को आप कैलिबनेट से नहीं जोड़ें। कैलिबनेट क्या है? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, इससे मत जोड़िएगा, क्योंकि कैलिबर, प्लानर, ये नाम आपने सुने होंगे। कैलिबर है, एक प्लानर है, एक ई शोध सिंधु है, एक शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है। ये प्रोग्राम जो है वो एक संस्था के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसका नाम हम देखें तो इन्फ्लिबनेट होता है। ठीक है, यानी इन्फ्लिबनेट के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। मैं इन्फ्लिबनेट के बारे में अगर जानकारी आपको दूं तो इन्फ्लिबनेट एक पुस्तकालय नेटवर्क के रूप में स्थापित किया गया है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से। ठीक है, जिसे वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था यूजीसी के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। ठीक है, लिख भी देती हूँ, 1991 में यूजीसी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका प्रधान कार्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया। ठीक है, इसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ज्यादातर जो पूछे गए हैं वो एक प्लानर नाम से, एक कैलिबर नाम से। कैलिबर आपको इसी क्वेश्चन में देखने को मिल गया। एक प्लानर नाम का भी एक प्रोग्राम होता है जो इसी के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ये दो कार्यक्रम मुख्य रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इन दोनों को तो याद ही रखें और इन दोनों की डेफिनेशन भी याद रखें। प्लानर की है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और कैलिबर की कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो यहाँ आपको पूरा दिया भी है क्वेश्चन में, इसकी डेफिनेशन, वो फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप ध्यान रखना।
और भी जो कार्यक्रम इसके द्वारा चलाए जाते हैं इन्फ्लुमिनेट के द्वारा, उनमें मुख्य रूप से है ई शोध सिंधु, एक एनलिस्ट, एक शोध गंगा, एक शोध गंगोत्री, एक इंड कैट, एक विद्या मित्र, इन नाम से भी चलाए जाते हैं कार्यक्रम, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से आपको कैलिबर और प्लानर का नाम याद रखना है। आगे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 48, यहां क्या पूछा है, इन्फ्लुमिनेट किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से संबंधित है। यहाँ आपको कुछ देश के नाम दिए हैं, एक है इंग्लैंड, एक भारत, एक रूस और अमेरिका। यहाँ ज्यादा ना सोचें, आंसर जल्दी से टिक करें। आपको सभी को पता है कि गांधीनगर गुजरात में इसका प्रधान कार्यालय स्थापित है, तो भारत से रिलेटेड होगा, ठीक है। यानी इन्फ्लुमिनेट जो है वो भारत के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों से संबंधित माना गया है, जिसकी स्थापना 1991 में यूजीसी के द्वारा की गई थी और गांधीनगर गुजरात में इसका प्रधान कार्यालय स्थापित किया गया, ठीक है। आगे बढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 49 ये है कि एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में, देखिए यहां से ये क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट है, यानी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक से ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है। तो आप इसे इस प्रकार पढ़ें कि एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरण को, दूसरी भाषा में रूपांतरण कर्ता को क्या कहा जाता है। ठीक है, आप आंसर टिक करिए कि जब भी कोई एक पाठ्य सामग्री, मान लो कि एक पुस्तक प्रकाशित की और वो हिंदी भाषा में प्रकाशित की गई है, अब उसे हम अंग्रेजी भाषा में उसका ट्रांसलेशन कराना चाह रहे हैं, तो वो जो ट्रांसलेट करेगा उसको क्या कहा जाएगा, ये यहाँ पूछा है। एक है सूचीकरण करता यानी कैटलॉगर, या फिर क्लासिफायर, या फिर एब्स्ट्रैक्टर, या फिर ट्रांसलेटर। मैंने शब्द में ही जब लैंग्वेज बोल रही थी उसी समय बोल दिया था कि अगर किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन कराएं और उस जिस आदमी से ट्रांसलेशन कराया जाता है उसको हम ट्रांसलेटर के नाम से जानते हैं, यानी अनुवादक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ राइट होगा। सभी को पता होगा, उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी ना सोच पाए होंगे, डायरेक्ट आपने आंसर टिक किया होगा अनुवादक यानी ट्रांसलेटर। आगे बढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 50, OCLC का पूर्ण नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द OCLC। ठीक है, इसमें आप देखिए ऑप्शन में ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, या ऑनलाइन क्लासिफाइड लाइब्रेरी कैटलॉग, या ऑनलाइन सेंटर ऑफ लाइब्रेरी कमिटीज। किस नाम से OCLC को जाना जाता है, यानी OCLC का पूरा नाम यहाँ पूछा है, आप जल्दी से टिक करिए। OCLC का पूरा नाम क्या है जी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ राइट होगा, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर सबसे पहले वर्ष 1967 में OCLC को किस नाम से OCLC को वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था, तो ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से। ये पूछा गया प्रश्न है कि सबसे पहले जब ये स्थापित किया गया था तब इसका नाम क्या था। ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से इसे जाना जाता था। वर्ष 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन उसके बाद में इसका नाम अब वर्तमान में क्या नाम है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, क्या नाम है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट टिक होगा। क्लियर हुआ, चलिए यहां तक आज की इस क्लास में, आगे जुड़े रहें तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से 51 से हम आपकी दूसरी सेशन में हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को यही समाप्त करती हूँ। ठीक है साथियों, राम राम।